क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जब अपने चरम पे पहुंचता है तो उसके लिए 100 साल भी कम है कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की कक्षा में पैदा होता है और संवरता है। विश्वविद्यालय समाज का ही एक अंग होता है। अगर हम विश्वविद्यालयों को एक लघु भारत के रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस डाइवर्सिटी को विश्वविद्यालय और ज़्यादा अच्छे से आंसर और एड्रेस कर सकते हैं। हमने पूछा क्यों? वो टिकटॉक स्टार भी बनना चाहते हैं, वो सारेगामापा में भी जाना चाहते हैं, वो IPL भी खेलना चाहते हैं, वो जो है ना फौजी भी बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, वो MBBS भी करना चाहते हैं, पर वो टीचर नहीं बनना चाहते। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और हम 3री अर्थव्यवस्था में बदलने जा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है। तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है। पॉडकास्ट विद विद्यालय में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय जोशी जी। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका विजेंद्र जी। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लेखक हैं सर कवि हैं और स्कॉलर तो हैं ही, जैसा कि आप जान रहे हैं, वाइस चांसलर हैं GGS मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडुकेशन में डीन और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो BA ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें उनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था। MA पॉलिटिकल साइंस में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। B.Ed और M.Ed दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो CIE जो कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एजुकेशन में PhD किया। और ख़ास बात यह है कि सबसे कम उम्र में से, जैसे 26 साल के जब सर थे तब उन्होंने PhD डिग्री हासिल की, जो कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टरेट की डिग्री लेते लेते काफ़ी समय लग जाता है। तो वन ऑफ द यंगेस्ट डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर थे। और बहुत सारे ऐसे अवार्ड से सर को नवाजा जा चुका है। मूलतः दो बॉर्न एंड ब्रॉट इन दिल्ली ओनली, बट मूलतः उत्तराखंड से हैं सर। और हम उत्तराखंड, सबसे पहले तो सर उत्तराखंड के बारे में कि आप यहाँ पे जन्मे और उत्तराखंड से आपका एक रिलेशन है जी। तो सबसे पहले एजुकेशन को लेके यही बात जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड या फिर कोई दूसरे ऐसे राज्य या ऐसे छोटी शहरों में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं तो लोगों को बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है? जी विजेंद्र जी, पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के अपने इस प्रांगण में आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमारे इस यूनिवर्सिटी, इस नवजात जो अभी विश्वविद्यालय है, जिसका जन्म 2 वर्ष पहले ही हुआ है और एक नवांकुर है, अभी इसको वृक्ष बनना है। क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय के लिए मुझे लगता है कि 50-100 साल भी कम होते हैं, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जब अपने चरम पे पहुंचता है तो उसके लिए 100 साल भी कम है। हम अभी इस छोटे से शैशव अवस्था में हैं। जहाँ तक आपने मेरा परिचय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे दिल्ली सरकार के इस विश्वविद्यालय का फाउंडर वाइस चांसलर होने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे लगता है गौरव से ज़्यादा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आपको एक जिम्मेदारी मिलती है तो अब आपके को लेकर की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। नए विश्वविद्यालय की अपनी चुनौतियां होती हैं और मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति वही है जो चुनौतियों को स्वीकार करे और हर परिस्थिति का साहस के साथ सामना करे और कोशिश करे कि अपने समय में, जो कि हमारे पास अपना टेन्योर होता है, उसमें अपना बेस्ट देखे जाए और आने वाले आपके उस दिखाए हुए मार्ग का और उस जो आप परंपराएं कायम करते हैं, उन परंपराओं का अवलंबन करें और उससे भी आगे उस विश्वविद्यालय को लेके जाएं। तो जहाँ तक आपने कहा कि मुझे उत्तराखंड से मेरा परिचय रहा, तो मेरे पूर्वज की धरती और मेरी मातृभूमि
उत्तराखंड रहा है। निश्चित रूप से देवीधुरा नैनीताल ज़िले का एक छोटा सा गांव है, उसके पास ही हमारा गांव है, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे। मेरे पिताजी ने 1962 में यात्रा वहाँ से शुरू करी और वो दिल्ली आ गए और यहाँ पर वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर रहे और हमारा जन्म दिल्ली में ही पटेल नगर में हुआ और हम भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा भी सब दिल्ली में ही हुई। लेकिन मातृभूमि से एक जुड़ाव आपका हमेशा ही बना रहता है, तो हमेशा से ही अपने देवताओं के, कुल देवताओं की पूजा अर्चना और नवरात्रों में और शादी ब्याहों में अक्सर अपनी मातृभूमि में जाना होता ही रहा। लेकिन जो आपने कहा है वो बात बिल्कुल सही है कि पलायन पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या है और पहाड़ों के विषय में कहा जाता है, पहाड़ी राज्यों के विषय में कहा जाता है, वहाँ का पानी और वहाँ की जवानी वहाँ के काम नहीं आती। तो अभी भी हमारे उस दूर आंचलिक गाँव में बुनियादी सेवाओं का भी अभी अभाव है। मैं पीछे लास्ट नवंबर में नवरात्रों में वहाँ गया था, तो मैंने देखा गांव का एकमात्र जो प्राथमिक विद्यालय है वो बंद हो चुका है, क्योंकि ना वहाँ पर बच्चे हैं, ना वहाँ पर गांव की जनसंख्या इतनी है कि स्कूल को सस्टेन किया जा सके जी। तो ये शहरों की जो समस्याएं आज बढ़ रही हैं और आज जो शहरीकरण इतना निर्बाध रूप से हो रहा है, उसकी जो समस्याओं की मुख्य वजह ये भी है कि हमने गाँव की जो स्थितियों में अभी सुधार नहीं किया है। और हम अगर एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भारत की सरकार और देश की हर राज्य की सरकारें भी भारत को विकसित बनाना चाहती हैं, देखना चाहती हैं और हम सब चाहते हैं 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने। तो इसके लिए अपने गांव को हमारे को मुख्य धारा में लाना होगा। जब तक हम अंतिम जन तक, जो महात्मा गांधी ने जिसे सर्वोदय और अंतिम जन कहा, जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते तब तक मुझे लगता है देश पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा। सर, आपने जिम्मेदारी वाली बात की थी कि फाउंडर वाइस चांसलर होने के साथ साथ बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी। उसके साथ आप एनसीटी के जो गवर्निंग बॉडी हैं उसके मेंबर भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड हैं। जी, मैं रहा हूँ। आप रहे हो। आप उसके बाद एक तरह से जो आपका मिशन और विजन है जी, अगर हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की बात करें जी, ये ऐसा क्या लेकर आएगा कि जो एक पलायन वाली समस्या हो, चाहे वो एक टीचर्स को तैयार करने वाली एक समस्या होती है, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, टीचर्स तैयार नहीं करते हैं। आपने लास्ट वाली बात बहुत अच्छी बताई कि लोग स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, टीचर्स तैयार नहीं करते। हम ये बात देख रहे हैं 75 वर्षों से भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था जी। उसके बाद पहला भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में बना, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर DS कोठारी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जी ने की थी, जो UGC के चेयरमैन भी रहे हुए हैं। और उन्होंने अपनी इस कमीशन की आधार लाइन है, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम, कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की कक्षा में पैदा होता है और संवरता है। जब तक आप अपने देश की कक्षाओं पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हीं कक्षाओं से देश को बहुत ही अग्रणी वैज्ञानिक, बहुत ही अग्रणी साइंटिस्ट, स्टैब्लिश्ड आपके टेक्नोक्रेट्स और सारे एक्सपर्ट्स आपकी कक्षाओं से ही आते हैं। तो उन कक्षाओं को संभालने वाला, उस नियति को, उस डेस्टिनी को देखने वाला, जब तक शिक्षक अगर उस पर काम नहीं किया जाएगा विजेंद्र जी, जब तक हम उसकी प्रशिक्षण पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक उसके अंदर वो स्वाभिमान का भाव नहीं जगाएंगे कि तुम देश के नियंता हो, तुम डेस्टिनी मेकर हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस दिशा में काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसने ये कहा है कि देश के टीचर्स पर काम करने की आवश्यकता है और ये उसी का प्रयोग है कि ये एक विश्वविद्यालय बना है। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय, देखिए विश्वविद्यालय समाज का ही एक अंग होता है। अगर हम विश्वविद्यालयों को एक लघु भारत के रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस डाइवर्सिटी को विश्वविद्यालय और ज़्यादा अच्छे से आंसर और एड्रेस कर सकते हैं। तो पलायन तब रुक जाएगा जब हम यहाँ से हम विद्यार्थियों को, शिक्षकों को उन दूर आंचलिक राज्यों और उन क्षेत्रों में भेजें पढ़ाने के लिए, ताकि वो उन बच्चों को के साथ काम कर सकते हैं। जैसे 3 इडियट फिल्म का जो नायक है सोनम वांगचुक, उस व्यक्ति ने लद्दाख और के छोटे से लेह जैसी राज्य में अपने प्रयोग करे
और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे कि वो अपने आप में एक आइकन बन गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति राजधानी में आकर के या किसी बड़े चमचमाती भी किसी दुनिया में और किसी सिटी में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बैठ के प्रयोग कर सकता है। संकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और संकल्प के साथ सिद्धि भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो कार्य करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए मुझे लगता है जब तक हम ये संकल्प नहीं करेंगे हम बहुत आगे की भूमिका नहीं बना सकते। स्टूडेंट्स टू बिकम टुमारोज टीचर, जी ये बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि ठीक है हम टीचर्स नहीं तैयार करते हैं, जी हम ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं जो टीचिंग को एज अ प्रोफेशन जी उस पे कैसे जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स, अगर मैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर सका पर मैंने पढ़ाई अच्छे से की है तो मैं टीचर बन जाता हूँ। जी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक नहीं पढ़ लिया, मैंने पीएचडी कर ली तो मैं टीचर बन जाता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक सवाल है सर। वो टीचर्स बनने के लिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो टीचर्स बनने के लिए सोचते हैं कि नहीं मुझे टीचर बनना है। आपने दुखती रग पर हाथ रखा है और आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा, और आपने बहुत ही मुझे लगता है निष्ठुर शब्दों में, वाक्यों में नहीं प्रयोग किए। आपने अपने बड़ा रिफाइंड करके प्रश्न पूछा। हम अपने देश में एक्सीडेंटल टीचर्स तैयार करते हैं। राइट, बिल्कुल। एक्सीडेंटल टीचर्स इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि हम जो अपने विद्यार्थियों को और अपने बच्चों को बचपन से ही कभी भी माता पिता ये नहीं कहते कि तुम टीचर बनोगे। हम उनसे, बच्चा जब छोटा होता है, शैशव काल में होता है, तभी से उसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम आईपीएस बनोगे, तुम जो है ना ये अपने क्रिकेट स्टार तक बनोगे, ये भी निर्धारित कर देते हैं माता पिता, क्योंकि वो ग्लैमर है उसमें। आईपीएल और भारत ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता, तो मुझे लगता है और अब उस लाइन को और ज़्यादा खोल दिया जाएगा और हमारे विद्यार्थी उस दिशा की तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ टीचिंग बनना इज़ नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय कंपल्शन। हमारे अध्यापक बनना अपनी प्राथमिकता नहीं है, ये मजबूरी है। अब मैं बहुत ही आप ओपन माध्यम से मीडिया के सामने बात रख रहा हूँ। अभी हमने जब पिछले साल हमने टीचर्स डे के उपलक्ष्य में दिल्ली के कुछ नामी विद्यालयों में बच्चों के साथ बातचीत करी और प्रयोग किया, तो देखिए कम से कम 500 बच्चों से वार्तालाप हुआ होगा। मुश्किल से 5 या 10 बच्चों ने ये हाथ उठाया कि वो अपने आगे जाकर के प्रोफेशन में टीचर बनना चाहते हैं। हमने पूछा क्यों? वो टिकटॉक स्टार भी बनना चाहते हैं, वो सारेगामा पा में भी जाना चाहते हैं, वो आईपीएल भी खेलना चाहते हैं, वो जो है ना फौजी भी बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, वो एमबीबीएस भी करना चाहते हैं, पर वो टीचर नहीं बनना चाहते। उनसे पूछा ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको अपने टीचर से प्यार नहीं है, या ऐसा नहीं है कि अपनी टीचर को लाइक नहीं करते। उनका मानना है कि इट्स ए वेरी लेस ग्लैमराइज्ड प्रोफेशन। उनको लगता है इसमें अभी ग्लैमर नहीं है, अभी इसमें इतना पैकेज नहीं है, अभी इतना जो है ना इसमें सम्मान नहीं है। और बच्चे के, विद्यार्थी के मन में जब ये भावना आ जाए कि भाई मुझे उस प्रोफेशन में नहीं जाना जो मेरे टीचर का है, मुझे लगता है ये बहुत बड़े हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप आइडियल, आप बच्चे को, एक आदर्श विद्यार्थी को कक्षा में, आपको एक कहानी बताऊंगा कि तक्षशिला में एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे जिनको देश जो है आचार्य चाणक्य के नाम से जानता है, जिन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था, उन्हें कौटिल्य भी कहते थे। जब वहाँ पर दीक्षांत समारोह हुआ, जिसे कन्वोकेशन कहते हैं, तो उनके गुरु ने, उनके कुल गुरु ने, उनके वाइस चांसलर ने उनसे कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे मांगता हूँ, मैं आपको ही मांगता हूँ। क्यों? कि मेरे बाद तुम इस जो विश्वविद्यालय के कुल गुरु बनोगे, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। बेस्ट को मैं अपने स्थान पर बैठाना चाहता हूँ। तो हमारी चयन प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा उस वक्त ट्रांसपेरेंट और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट था। जिसके अंदर कमिटमेंट होता था उसको इस प्रोफेशन में लायक समझा जाता था, क्योंकि ये आसान नहीं है टीचर बनना। इसमें एक लाइव वायर है, इसमें रोज़ आपका परीक्षण होता है। आपके विद्यार्थी कक्षा में रोज़ आपको सुनते हैं, और अगर आप उनके लेवल पे नहीं आते या उन्हें नया नहीं देते तो वो आपको खारिज कर देते हैं। हम ये कहते हैं अपने बच्चों को, जब हम टीचर ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं, कि आपके स्टूडेंट आपके न्यायाधीश हैं। वो आपका रोज़ जजमेंट लिखते हैं, आपके जाति जजमेंट सुना देते हैं अपने बगल वाले को कि आज इस टीचर ने हमें क्या नया दिया या इसका सब कुछ ज्ञान पुराना था। तो वो बच्चे नहीं हैं, वो आज की डेट में न्यायाधीश हैं। अगर हमें उनके एवरेज रहना है, उनके एट पार रहना है, और ये जो जेन जी है, जो गूगल जनरेशन है, इसके लेवल पे आना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कदम ताल करनी पड़ेगी समय के साथ। केवल ये पढ़ाई से हो सकता है क्या? पढ़ाई नहीं, वो मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सर, क्या रिफॉर्म्स, क्या ऐसे इनोवेशंस आप सोचते हैं, या फिर अपने DTU के लिए, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के लिए
ऐसा कुछ जिससे लगे कि नहीं टीचर को भी समझ में आए कि देखो दिस इज द वे जी यू शुड गो फॉर। देखिए, आपने कहा कि क्या मात्र पढ़ाई से हो सकता है? बिल्कुल पढ़ाई से नहीं हो सकता एकमात्र। मैंने ये कहा ना कि आपको जिसे कहते हैं ना कि आपको रोज अपने को घिसना पड़ता है, ठीक है? जब तक आप रोज मांझेंगे नहीं, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अब जड़मति से सुजान अगर बनाना है तो केवल 1-2 महीने की, 3 महीने की प्रैक्टिस टीचिंग या 1-2 साल की बीएड से हम ऐसा नहीं है कि हम आदर्श शिक्षकों का निर्माण कर देंगे। पहले तो जब तक उनके अंदर ये जज्बा नहीं जगाएंगे, उनके अंदर ये मोटिवेशन नहीं लेके आएंगे कि दिस इज नॉट ओनली ए जॉब, इट्स ए सर्विस। जब तक आपने इसको जॉब की तरह लिया तो आप 8 घंटे 6 घंटे के बाद अपने विद्यालय से चले जाएंगे। मुझे आज भी अपने प्राथमिक विद्यालय के वो शिक्षक याद आते हैं जो मुझे कहते थे कि हम वतन के लिए काम करते हैं, पर आने वाली पीढ़ी जो है वेतन के लिए काम करती है, करेगी। और ये बात सही है, क्योंकि वो पीढ़ी जो आज़ादी के समय थी उन्होंने वतन के लिए ही काम किया। तभी आदर्श शिक्षकों का नाम लेंगे तो आज भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेंगे, आज भी हम जो है महर्षि अरविंद का नाम लेंगे जिन्होंने सत्यचित्त आनंद का दर्शन दिया। आज भी हम स्वामी विवेकानंद का नाम लेंगे जिन्होंने कहा सुप्त शक्ति तुम हे मानव उठो जागो प्रयाण करो। उन्होंने किसी भी जगह से बीएड की डिग्री नहीं ली थी, कहीं टीचर ट्रेनिंग नहीं ली थी, ऐसा नहीं था किसी इंस्टीट्यूशन में वो गए थे, पर दे वर द बेस्ट टीचर्स। क्योंकि ये एक पैशन है, जब तक ये पैशन आप नहीं जगाएंगे कि मेरा विद्यार्थी जो है वो बेस्ट बने। रामकृष्ण परमहंस ने ये निर्धारित किया कि मेरा ये विद्यार्थी जो है नरेंद्र से विवेकानंद बन जाए, तो उन्होंने पूरे विश्व में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन स्थापित कर दिया। तो एक शिक्षक भी अगर अपना एक आदर्श विद्यार्थी बना देता है तो विद्यार्थी उसका मैसेज पता नहीं लाखों लोगों में लेके जाएगा। तो ये पैशन लाने का काम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी करेगी। इसके लिए हमने इस संस्था का जो आधार वाक्य रखा वो भी री इमेजिनिंग टीचर एजुकेशन रखा है। विजेंद्र जी, री इमेजिनिंग करने की जरूरत है। हम भारत के इस कालखंड में जब जी रहे हैं, ये अमृत काल है, और अब भारत का दुनिया मानती है कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और हम 3री अर्थव्यवस्था में बदलने जा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है। मुझे लगता है जब विश्व में भारत के साइंटिस्ट आज भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, जब हम बात करते हैं तो अभी भी हम सुंदर पिचाई और से लेकर पराग अग्रवाल, इंदिरा नुई, कमला है, ब्रिटेन के हमारे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भारत जो है एक लघु भारत दुनिया में काम क्यों कर रहा है? हमारी शिक्षा में कुछ ऐसी अच्छी बातें हुई होंगी, हमारे शिक्षकों ने कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से हमने वर्ल्ड को इतने लीडर्स दिए, इतने साइंटिस्ट दिए। तो मुझे लगता है जब तक हम ये पैशन अपने विद्यार्थियों में, अपने टीचर्स में नहीं कायम करेंगे, और मात्र ट्रेनिंग से नहीं होगा, ट्रेनिंग तो 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, लेकिन पैशन होता है जो लंबा चलता है। जैसे 17 साल पैशन था कि हमने भारत के लिए ट्रॉफी लेके आनी है, 2007 का सूखा 2024 में जाके छटा, वो टीम इंडिया थी जिसने पैशन से काम लिया। ऐसे ही जुनून, सर वो जो जुनून और जो उभरते भारत की आप बात बता रहे हैं, इस बीच में नीट जैसे केसेस आ रहा है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, वो शिक्षक हैं मतलब कहलाते हैं वो, अब कितने उस जो एक आदर्श शिक्षक की जो आप बात कर रहे हैं वैसे हैं या नहीं, पर उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट है पेपर लीक वाले में। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत पढ़ के, बहुत मेहनत करके, और एक जुनून था, वो दिए होंगे एग्ज़ाम। देखिए, एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, और ये इससे मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से शायद ये जो शेर है ये बशीर बद्र साहब का है, निदा फाजली साहब का है, कि तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है। जब तक सिर्फ और सिर्फ हम तालीम का शोर बचाते रहेंगे और तहजीब पर जोर देते रहेंगे, तब तक देश को नहीं बदल सकते। शिक्षा का अर्थ साक्षरता देना नहीं है, मात्र तालीम से देश बदल जाता तो देश बहुत आगे चला जाता। जो आखिरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है। जब तक नीयत साफ नहीं होगी, और नीयत साफ करने के लिए आत्म मंथन और आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। एक पेपर के ऊपर 24 लाख बच्चों का भविष्य है, वो एक बच्चे उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति की गलती से, किसी एक व्यक्ति जो पूरी चेन है, अगर उसमें एक व्यक्ति अगर अपने जमीर को बेच देता है, अपनी आत्मा को बेच देता है, एक प्रधानाचार्य एक स्कूल का अगर अपनी आत्मा बेच देता है और उस परीक्षा को लीक कर देता है, एक पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसमें ऐसा है कि हम अभी भी जो पूरा हमारा काम चल रहा है वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो
पेशेवर तरीके से नहीं हो पा रहा, और उस पेशेवर तरीका यानी उसको बहुत ज़्यादा हमने फुल प्रूफ मैकेनिज्म करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे टेस्ट जो हैं वो सिलेक्शन नहीं करते, वो रिजेक्शन ज़्यादा करते हैं। तो जब तक हम इसको रिजेक्शन से सिलेक्शन की तरफ लेके जाएं, इसको कॉम्पिटेंसी बेस करें, और मात्र एक एमसीक्यू बेस पेपर पर अगर हम देश में केवल डॉक्टर्स का निर्माण करें या सिविल सर्वेंट्स का निर्माण करें या अध्यापक का निर्माण करें। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, जब हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से टीचर्स का बीएड की परीक्षा दी थी, तब मात्र एक टेस्ट नहीं होता था, उसके साथ 2 इंटरव्यू भी अटैच थे। 60 का पेपर था एंट्रेंस का, 2020 के 2 इंटरव्यूज थे, तब कंबाइंड मेरिट बनती थी। टीचर का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका 360 डिग्री एनालिसिस जरूरी है, उसका होलिस्टिक पर्सनालिटी का जजमेंट जरूरी है। पेपर में तो एमसीक्यू में मैंने एक क्लिक कर दिया, किसी भी तरीके से मैंने एक सी भी अगर कहीं लगा दिए तो वो भी 15-20 सी वाले आंसर ठीक हो ही जाएंगे। इट इज नॉट योर एनालिटिकल जजमेंट ऑफ योर कंप्लीट, आपका आंसर नहीं करता, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं देखता, टोटलिटी को जजमेंट नहीं करता। जैसे टीचर का इंटरव्यू से ही पता चल सकता है कि वो कम्युनिकेशन में कैसा है, उसकी पेडागॉजी कैसी है, उसने कितना अपने सब्जेक्ट की उसे नॉलेज है, कितना उसको आत्मबोध है, कितना उसके अंदर ज्ञान है। अब हमने अगर पेपर ले लिया, अब क्या हुआ, उसके कई सालों बाद वे विश्वविद्यालय ने परीक्षा आधारित टीचर्स की शुरू कर दी। ऑल ओवर इंडिया यही हो रहा है कि टीचर्स के लिए एक टेस्ट होता है और उसको कोई संस्था आयोजित करती है या विश्वविद्यालय अपने लेवल पर करते हैं। जिस भी विद्यार्थी के 60% हो गए या 65 हो गए, सबको एडमिशन दे दो, बिना जाने कि उसके अंदर टीचिंग लाइक क्वालिटीज, जिसे हम TLQ कहते हैं, वो TLQ है या नहीं है, उसको उस प्रोफेशन में आने के अंदर उसके जो बेसिक क्वालिटीज हैं उसके अंदर वो है या नहीं है। और यही चीज हर परीक्षा के बारे में। आप क्योंकि सर से जब हम बात कर रहे थे तो इस पॉडकास्ट के पहले जब आपसे बात हो रही थी तो एम्पैथी की बात आप कर रहे थे कि डॉक्टर्स में वो एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मुझे लगता है कि टीचर्स में एम्पैथी, डॉक्टर्स में एम्पैथी, तो एक सेक्शन वो भी होना चाहिए जिससे वो सिलेक्शन हो। या फिर आज देश के बहुत सारे शिक्षाविद ये बात कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक भी ये बात कह रहे हैं कि मात्र हम एक टेस्ट के बेस पर अगर हम किसी को डॉक्टर बना देते हैं, उसके अंदर मरीजों को लेकर जिस प्रोफेशन में जा रहा है उसके लेकर के उसके अंदर सिंपैथी है या नहीं है, वो सिंपैथेटिक और इम्पैथी लेवल कैसे देखेंगे, उसके अंदर उसकी प्रकार का वो एनालिटिकल माइंडसेट है या नहीं है, वो एटीट्यूड लेवल है या नहीं है। क्योंकि आपने उसका टेस्ट तो किसी 4 MCQs में से उसने एक ले लिया, वो जहाँ परीक्षा जिस भी कोचिंग फैक्ट्री जो खुली हुई है, सो कॉल्ड कोटा में हमारे बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे बेस्ट आंसर को इन चारों में से खोजा जाए और फटाफट से आंसर देकर अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए और जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल किया जाए। कहीं से उनके जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसके साथ साथ क्या अफेक्टिव डोमेन पर हम काम कर रहे हैं या हम उसके साइकोमोटर डोमेन पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो गांधी जी कहते थे जो एजुकेशन होनी चाहिए वो 3H बेस्ड होनी चाहिए, मतलब इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर हेड, इट शुड गोज टू योर हार्ट एंड इट शुड आल्सो इंप्रूव योर हैंड। यानी एक विद्यार्थी वो होना चाहिए जो मस्तिष्क का भी विकास करे, उसके साथ साथ उसका हम भावात्मक विकास भी करें, संवेगात्मक विकास भी करें और उसका कौशलात्मक विकास भी करें। आज बच्चे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, MBA हैं, सो कॉल्ड बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन डिप्रेशन का शिकार, अवसाद का शिकार है। बड़ी अच्छी डिग्री लेने के बाद क्राइम कर रहे हैं, MBA करने के बाद वो अपने को मैनेज करना नहीं जानते, उन्होंने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना सीखा हुआ है, लेकिन जरा से स्पर ऑफ द मोमेंट में अपनी जान ले लेते हैं, दूसरे की रोड में जान ले लेते हैं। तो यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था के मूल में कहीं भूल है। अगर हमने गांधी जी की 3H शिक्षा को लिया होता, हेड हार्ट एंड हैंड, इसको वो कहते हैं हृदय मस्तिष्क आत्मा की शिक्षा और कौशल आधारित, आज हर चीज को हम दोबारा परिभाषित कर रहे हैं, आत्म कौशल आधारित शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत आधारित शिक्षा, एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये वही बातें जो पास्ट में हो चुकी हैं। अगर हमने बुनियादी तालीम को रिजेक्ट ना किया होता और उस बेसिक एजुकेशन को 8वीं तक की शिक्षा को जो कंपलसरी करने की गांधी जी बात करते थे और उसके ऊपर वो 9वीं क्लास से कौशल सिखाने की बात करते थे, जो पूरे अमेरिका, जापान, चाइना, जहां पर इस पर काम बहुत सालों से हो रहा है, अगर हम ये कर देते तो हम एक बेरोजगारों की फौज खड़ी नहीं करते।
तो और कौशल में रहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पूरे मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय सॉरी उसने अपना भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके बाद कौशल आधारित शिक्षा की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत शिक्षा की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन में पूरा मंत्रालय इस पे काम कर रहा है। तो गांधी जी के सपनों को साकार करने की 150 साल बाद जो कोशिश है हम इसका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ेगी।